हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस वन की टेस्ट सीरीज नंबर वन। ये पेड टेस्ट सीरीज है। देखो, मैं इनकी खासियत बता देता हूँ। ये जो है क्विज के रूप में जो है पेड क्विज लेके आते हैं, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं इनका पेड क्विज मिलता है, ठीक है ना। और इन्हीं की पेड क्विज से जो है इस बार 2023 में रैंक वन जो सिद्धार्थ गुप्ता जी की आई है, वो इन्हीं की कोचिंग से पढ़े हुए हैं, ठीक। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, आप टेलीग्राम पे यूपीपीसीएस वन सर्च करना। वहाँ पे जो इनका टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे जो है सिद्धार्थ गुप्ता रैंक वन जिनकी आई है, जिन्होंने खुद बोला है कि उन्होंने जो है यूपीपीसीएस वन की पेड कोच ली थी और वहाँ से उन्होंने पढ़े। और देखो, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की सफलता में किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाथ होता है। सच बात यह है कि एक व्यक्ति की सफलता में जो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाथ होता है। रीज़न क्या है कि शुरुआत में जो स्टूडेंट है, मान लो एनसीईआरटी किसी एक कोचिंग से पढ़ा, ठीक है ना। उसने फुल कोर्स किसी दूसरी कोचिंग से लिया, ठीक है ना। तीसरी कोचिंग से मान लो कोई ले लिया, ठीक है ना। वहीं चौथी बात करें, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन उसने कहीं चौथी जगह से की, तो इस प्रकार से। लेकिन पेड क्विज के मामले में ये इनकी बेस्ट पेड क्विज है, चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। सस्ती भी मिलती है और अच्छी भी है, ठीक। इन्हीं की पेड क्विज से, ठीक है ना, पेड क्विज सीरीज से जो टेस्ट नंबर वन है और आइकन से टेस्ट सीरीज नंबर वन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बिना किसी इधर उधर की बातें करके हुए हम डिस्कस करेंगे सारे टेस्ट। इनके जो टेस्ट हैं वो करीब करीब 15 से 20 टेस्ट होंगे टोटल, ठीक है ना। जिसमें आपके एक्चुअली इनके आई थिंक 12 टेस्ट हैं, ठीक। जिसमें 10 टेस्ट जीएस के हैं और 2 टेस्ट जो है इनके सी सेट के, ठीक। अंतिम समय पे आप प्लीज़ एक ही काम करना, दैट इज़ टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है ना। और प्लस जो है पीवाईक्यू वाले ज़रूर लगा लेना। सी सेट के लिए केवल और केवल आप पीवाईक्यू देख लें, ठीक है ना। इसके साथ जीएस की भी सी सेट देख लें, जीएस की पीवाईक्यू देख लें, और टेस्ट सीरीज जो है इनका ज़रूर लगाएं। इसके साथ जो अदर कोचिंग के भी टेस्ट सीरीज अगर आपके पास हैं तो उनको भी साथ साथ लगाते चलें, ठीक। मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक जो है कम से कम 20 से 30 टेस्ट सीरीज जीएस और प्लस जो है सी सेट, इन दोनों की लेके आऊँगा। तो अगर आप जो है सीरियस कैंडिडेट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। और सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं उनको देख लेना। और इसके साथ अगर आपके जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो क्वेश्चन कोशिश करें आप एंड टाइम में जो है नोट डाउन करते चलें। नहीं तो आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो वीडियो को जो है 2x स्पीड पे दोबारा से देख लेना, ठीक। अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, देखो अब हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं करने वाले हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 150 तक जो है केवल और केवल टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है राजीव गांधी सेतु, दूसरा कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नावा सेवा सेतु, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी ब्रिज, ठीक। और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन बी जो है अटल बिहारी वाजपेयी नावा सेवा, ठीक है ना। ये सेतु है, ये भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी अगर हम थोड़ा सा डिटेल के बारे में बात करें तो ये जो है नावा सेवा, अटल बिहारी नावा सेवा जो पुल है या सेतु है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल को जो है 12 जनवरी 2024 को, ठीक है ना, भारत को सबसे लंबे पुल के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया था, ठीक। और ये जो है मुंबई में बना है, ठीक। 12 जनवरी को जो है दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, ठीक। ऑप्शन ए यहाँ पर बात की जा रही है विरल आचार्य को, ऑप्शन बी जगदीश भगवती को, ऑप्शन सी हरवंत
पनगड़िया को, और ऑप्शन डी जो है ये है अमित मित्रा। ठीक, तो जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, इनकी नियुक्ति के रूप में जो है ये व्यक्ति चुने गए हैं। ऑप्शन सी सही है, अरविंद पनगड़िया जी। और अरविंद पनगड़िया ही जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक, उपाध्यक्ष या सीईओ, आई थिंक उपाध्यक्ष थे। ठीक, नहीं सीईओ, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। अरविंद पनगड़िया जो है ना नीति आयोग के फर्स्ट थे। अब मुझे इतना याद नहीं आ रहा सीईओ थे या फिर उपाध्यक्ष। ठीक, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन 2 के बारे में। तो 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है ये ऑप्शन सी सही है, अरविंद पनगड़िया। इनके बारे में बात करें तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है भारत के वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में, यानी कि 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। और वित्त आयोग के एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों पर सिफारिशें देता है। और अरविंद पनगड़िया जो है प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में, नीति आयोग के ये पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक, नॉट अ सीईओ। ठीक, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और अब वह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। और जो 2026 से 27 से होकर शुरू होकर जो है, यानी 2026 से 2027 तक इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। लेकिन अभी नियुक्ति हो गई है, लेकिन इनका कार्यकाल शुरू होगा 2026 और 27 से। अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण फॉर्मूला हो जाएगा। यह नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा 31 दिसंबर 2023 की एक अधिसूचना के माध्यम से जो है वित्त आयोग की स्थापना के बाद से की गई थी। ठीक, देखो प्रत्येक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है चैट जीपीटी सहित एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने जो है ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई शुरू की है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी पोस्ट, और ऑप्शन डी है इसका नाम है आपका एसोसिएटेड प्रेस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा और वो है ऑप्शन बी दैट इज द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है ना, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स NYT, ठीक है ना, ने ओपन एआई और जो है माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। ठीक है ना, किसने की? न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसके खिलाफ की थी? ओपन एआई के साथ, और जो है माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। उन पर एआई मॉडल प्रशिक्षण, विशेष रूप से चैट जीपीटी के लिए इसकी कॉपीराइट सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाया था। ठीक है ना, और यह कानूनी विवाद जेनेरिक एआई युग में बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यापक बहस पर प्रकाश डालता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। देखो हम जो है ना अभी इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर। रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लग जाता है। ठीक है ना, तो अभी के लिए सॉरी। अगर आपको इसकी जो है, खैर यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जो हाल ही में किसने जो है $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली महिला का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, दूसरा ऑप्शन बी मैरी जॉनसन, ऑप्शन सी एलेना रोड्रिग्स, और ऑप्शन डी है सोफिया वांग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा, और सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो ये आंसर है फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट और मेयर्स। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम है? डेजर्ट साइक्लोन 2024 में कौन से देश जो है, कौन से 2 देश अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं? ठीक, तो जो 2 देश हैं वो ऑप्शन ए कह रहा है भारत और ओमान। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और सऊदी अरब, भारत और जो है कतर। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा और वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन 2024 और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास है जो 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में हो रहा है। और इसका उद्देश्य जो है ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से
अंतर संचालनीयता में सुधार करना है और विशेष रूप से क्षेत्र के भीतर शहरी संचालन में काम करना। ठीक, आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के द्वारा जो है विकलांग व्यक्तियों के राष्ट्रीय कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र, इसको बोलेंगे CRC का उद्घाटन जो कहाँ पे किया गया। ठीक, इसका उद्घाटन जो आपका जम्मू कश्मीर में किया गया या गुजरात में किया गया या उत्तर प्रदेश में किया गया या फिर जो है आपका दिल्ली में किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, देखो आपको पता है उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा है ये जम्मू कश्मीर के जो है एक तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में तो काम करेंगे। ठीक है ना, इसलिए आंसर जो है आप जम्मू कश्मीर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ, जो भारत में पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है। ठीक, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी कह रहा है चेन्नई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा और ये सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ और जो भारत में पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है यूरोपीय निवेश बैंक, क्या यूरोपीय निवेश बैंक के नियुक्त अध्यक्ष कौन हुए हैं। ठीक, तो यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन ए नादिया कैल्विनो, ऑप्शन बी वर्नर हायर और ऑप्शन सी एंजेलो मार्केल और ऑप्शन डी जो है मारियो ड्रैगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए और ये नादिया जो कैल्विनो है ये यूरोपीय निवेश बैंक की यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष बनी है। ठीक, कौन, नादिया कैल्विनो। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। एक मिनट, ये इंग्लिश वाला वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था। ठीक, भारत के किस राज्य में 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है कर्नाटका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है इसका सही आंसर होगा और ये सही जो आंसर होगा ये है आपका कन्नड़। ठीक है ना, एक मिनट, ऑप्शन ये आपका ऑप्शन सी सही है, गोवा में मिला है। ठीक, और जो गोवा में कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया ये अभिलेख है। ठीक, आगे बात की जा रही है एडिडास चीन के बाहर जो है एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र GCC किस भारतीय राज्य में स्थापित करने जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी जो आपका गुजरात। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सा देश दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए अगले 10 वर्षों में भारत को जो है 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए तैयार है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ बात की जा रही ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी आपका श्रीलंका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन ए है जो नेपाल। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस भारतीय राज्य ने जो है देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया। ठीक, किस भारतीय राज्य ने देश का पहला इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, हो सकता है सेम क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए। पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आपका हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन आपका डी। ठीक, क्या है डी, और डी बोले तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने जो है रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक, क्या रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। इसरो और स्पेस एक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक, तो
यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है GSAT-20, ऑप्शन बी कह रहा है INSET-4A, ऑप्शन सी कह रहा है PSLV C48 और ऑप्शन डी कह रहा है कार2सेट, ऑप्शन डी कह रहा है कार2सेट 2A। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो सही आंसर होगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है ना, ये है आपका GSAT जो है इसरो और स्पेस एक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग के लिए जो है संचार उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। ठीक, आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कह रहा है, ये कह रहा है कि हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य में जो है आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु जो है 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, सी पंजाब और ऑप्शन डी आपका झारखंड। ठीक, तो ये बात जो की गई है क्वेश्चन नंबर 14 में, ये बात की गई है झारखंड राज्य में। ठीक, झारखंड राज्य में बात की गई, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 कह रहा है भारत और USAID, ठीक है, USAID के बीच समझौता ज्ञापन MOU का लक्ष्य जो किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायता करना है। ठीक, तो ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी आपका 2035। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन करने में सफलता प्राप्त कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत सरकार वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन और भंडारण के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क, क्या नाम, भारत पार्क कहाँ पर स्थापित करने जा रही है। ठीक, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी आपका UK और ऑप्शन डी आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी और ये आपका है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, एंड PDF की बात करें तो PDF आप जो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 17 कह रहा है एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक, अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो ऑप्शन ए, देखो एशियाई विकास बैंक के ADB, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में ADB बोलते हैं, इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी विकासशील, ऑप्शन सी अनुज सिंह और ऑप्शन डी आपका नरेंद्र बत्रा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा और ये है विकासशील। ठीक है ना, एशियाई विकास बैंक के जो कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है विकासशील। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है और ये कह रहा है हिट एंड रन मामलों के लिए नए यातायात कानून के तहत भागने वाले और घातक दुर्घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने वाले ड्राइवरों के लिए अधिकतम जेल अवधि क्या है। ठीक, तो ये जो हिट एंड रन ट्रायल, ये अभी नया कानून आया था भारत सरकार के द्वारा। इस पे जो बहुत बड़े लेवल पे हड़ताल भी रही थी जो कॉमर्शियल वाहन है उनके द्वारा। ठीक है ना, और तो हालांकि इस पे जो है हो सकता है क्वेश्चन न बने क्योंकि इस कानून को अभी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बल्कि यहाँ पे ऑप्शन देख के इसका आंसर टिक करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी आपका 3 वर्ष। ठीक, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति जो समर्पण के प्रतीक हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। ठीक, तो जो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने वाला देश है, ठीक है ना, वो ऑप्शन ए कह रहा है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी आपका किर्गिस्तान। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये किर्गिस्तान देश है जिसने जो संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति समर्पण के प्रतीक हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। ठीक,
हिम तेंदुआ को किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, और ये कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है आपका लद्दाख, दमन और दीव, और ऑप्शन बी कह रहा है पुदुचेरी, ऑप्शन सी कह रहा है लक्षद्वीप, और ऑप्शन डी कह रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक, तो जो है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक पहला यूटी या केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू की है। ठीक, पीएम विश्वकर्मा योजना आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनका जो जन्मदिन होता है, ठीक, और उसी दिन को जो है विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, ठीक है ना, और उसी दिन पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित। ठीक, इस योजना का जो संबंध है, जो लोग पुश्तैनी कार्य हैं, जैसे किसी के दादा परदादा मान लो बाल बनाते थे, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, बाल बनाते थे, और उनके चौथी पांचवी पीढ़ी तक जो भी बच्चे हैं उनके वो भी बाल बना रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो कारपेंटर बढ़ाई का काम कर रहा है, और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी पीढ़ी दर जो है सेम काम कर रही हैं, तो उन लोगों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहन के लिए, ठीक है ना, इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत जो है भारत सरकार आपको कुछ लोन देगी, और नाम मात्र की ऋण पे नाम मात्र की जो है ब्याज पे, ठीक है ना, और उस लोन के साथ आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनरल वीके सिंह के द्वारा जारी पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है। ठीक, एक पुस्तक है, ठीक है ना, जिसका नाम है संस्कृति के आयाम, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, और इस पुस्तक को जारी किया है जनरल वीके सिंह के द्वारा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका ऑप्शन कह रहा है मनोरमा मिश्रा, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, और ऑप्शन डी आपका विक्रम सेठ। ठीक, तो जनरल वीके सिंह के द्वारा जारी पुस्तक, इसका नाम है संस्कृति के आयाम। ठीक, इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो इन पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं आपका मनोरमा मिश्रा। कौन है? मनोरमा मिश्रा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है ब्राज़ील, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी गोवाना, और ऑप्शन डी आपका नाइजीरिया। क्या? नाइजीरिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22वां का जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज गोयाना। गोयाना इसका सही आंसर है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जो है गोयाना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। यहाँ पे कह रहा है हाल ही में किस देश ने सदियों पुरानी होगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक जो पारित किया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का पहले आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चीन, ऑप्शन बी कह रहा है ताइवान, ऑप्शन सी कह रहा है थाईलैंड, और ऑप्शन डी कह रहा है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा और वो होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ये आपका दक्षिण कोरिया ने एक विधेयक पास किया जिसके तहत जो है सदियों पुरानी प्रथा थी वहाँ पे कहाँ पे दक्षिण कोरिया में को समाप्त किया है, और जिसमें जो कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब दक्षिण कोरिया में जो है ना ये प्रथा थी कुत्ते के मांस को खाना, जिस पर उसने विधेयक पारित करके रोक लगा दिया। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत के साथ टिकाऊ और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने GIM 2024 में ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लॉन्च जो किया गया है GFAI, ठीक है ना, इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी डेनमार्क के द्वारा जो है GFAI को लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है तेनजिन लेक पेल, ठीक है, तेनजिन लेक पेल, एक सेकंड, के स्थान पर किसने जो आधिकारिक तौर पर बिम्स्टेक के महासचिव की भूमिका ग्रहण की है, ठीक। तो जो महासचिव की भूमिका ग्रहण की है, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन ए यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एम शाहिदुल इस्लाम, ऑप्शन बी कह रहा है इंद्र मणि पांडे, ऑप्शन सी कह रहा है सुमिल नंद कला, और ऑप्शन डी कह रहा है कविता कृष्णमूर्ति, ठीक। तो तेनजिन लेक पेल के स्थान पर जो है आधिकारिक तौर पर बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो इसका नाम है जो एम शाहिदुल इस्लाम, कौन, एम शाहिदुल इस्लाम जो है बिम्स्टेक के नए महासचिव बने, पूर्व सचिव थे तेनजिन लेक पेल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अंटार्कटिका के 43वें वैज्ञानिक अभियान के लिए MV वासली गोलोविन को किस देश ने किराए पर लिया है, ठीक। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत ने जो अंटार्कटिका के 43वें वैज्ञानिक अभियान के लिए MV वासली को, किसको, MV वासली गोलोविन को जो है किराए पर लिया है, किसने लिया, भारत ने, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 34 वर्ष की उम्र में कौन हाल ही में फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री और इस पद पर पहले खुले जो है तौर पर समलैंगिक अधिकारी बने। यहाँ एक्चुअली समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री और समलैंगिक अधिकारी ये फ्रांस के बने हैं, ठीक है, और सबसे कम उम्र के हैं, ठीक। खुले तौर पे समलैंगिक हैं, समलैंगिक आपको पता ही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, इनका नाम है गैब्रियल अटल। क्या नाम है इनका, गैब्रियल अटल, ठीक है ना। गैब्रियल अटल जो है ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं खुले तौर पे। इनकी एज 34 ईयर्स है, 34 साल के समलैंगिक प्रधानमंत्री बने और सबसे कम उम्र के हैं, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, और ये कह रहा है सशस्त्र बलों के लिए DRDO के द्वारा लॉन्च की गई स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है, ठीक। तो स्वदेशी असॉल्ट राइफल का जो नाम है, इसका नाम है उग्राम। क्या नाम इसका, उग्राम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में अगर हम बात करें तो 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो किसे महापाषाण और मेगालिथ कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जो मेगालिथ कहा जाता है और ये कहा जाता है, ऑप्शन इसका है आपका कब्र को, ठीक। कब्र को कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। तो पहला कथन यहाँ पे कह रहा है कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कालीबंगा में हड़प्पा के पूर्व की और हड़प्पा के समय की दोनों समय की अवस्थाएं देखने को मिलती है। और ऑप्शन जो कथन दूसरा कह रहा है हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार थे, ठीक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा, दैट इज कालीबंगा में जो है हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों समय की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें विशाल स्नानागार की, तो विशाल स्नानागार जो है हड़प्पा में नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है, ठीक। इसलिए इसका केवल ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, ठीक। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक। तो इसमें पहले ऑप्शन ये देख लेना, राजा और इनसे संबंधित राज्य, जैसे चंड प्रद्योत का संबंध अवंती से है, और प्रसेनजित का संबंध काशी से है, और अजात शत्रु का संबंध जो है आपका मगध से है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम सही बात करें, यानी कि आंसर की बात करें, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। एक सेकंड, ऑप्शन सी का मतलब है 1 और 3 सही है, ठीक। 1 और आपके 3 सही है। तो एक ये चंद्र प्रद्योत का राज्य जो था अवंती था, और अजात शत्रु का राज्य जो आपका था आपका मगध में था, ठीक।
प्रसेनजीत का जो राज्य है ये आपका कौशल था, न कि काशी में। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कह रहा है कि मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया था कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने जो है शोषक वर्ग के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया साधन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन जो है ए। ये कहा था बात इरफान हबीब ने कही थी। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 जो कह रहा है, और ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून तोड़कर, क्या नाम है, जंगल कानून तोड़कर जो अपना विरोध प्रदर्शित किया था। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और आपका मध्य प्रदेश। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 4, 3 नहीं है, असम नहीं है। ठीक है ना, यह जो जंगल कानून ये तोड़ा गया था महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका मध्य भारत में, यानी कि मध्य प्रदेश के रीजन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, और ये कह रहा है कि घड़ी और ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो है जिसने घड़ी या ग्रह कर लगाने का फैसला लिया था या लगाया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। सभी को पता है जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की थी। कई जगह ये जो इसका ससुर भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, चचिया ससुर शायद। ठीक है ना, तो उसकी हत्या करके खुद जो है गद्दी पे बैठ गया था, और इसने अपने साम्राज्य में घड़ी कर जो कि घरों या झोंपड़ियों पर लगाया गया था, चराई कर पशुओं, दुधारू पशुओं पर लगाया था। ठीक है ना, इसने जो घड़ी कर घरों पे लगाया था और चराई कर भी इसने लगाया था। ठीक, और यही जो अलाउद्दीन खिलजी था, यही आपको पता है ये पद्मावती पर जीत गया था, और उसके बाद की कहानी आपको पता ही होगी। ठीक, तो अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना टाइम। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। ठीक, उपयुक्त कथन किसका माना जाता है। ठीक, सॉरी, उपयुक्त कथन जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था, एक स्वस्थ शरीर का मतलब है कि ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और उपकरण की तरह जो है सदैव इसकी सेवा के लिए तत्पर या तैयार रहता है। ठीक, महात्मा गांधी का यह कथन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे भंडैती कह रहा है यह लोक नाट्य उत्तराखंड में प्रचलित है, और अंकिया यह लोक नाट्य नृत्य जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, और जात्रा ये उड़ीसा और बंगाल का लोक नृत्य है। बाकी आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे कह रहा है लोक नाट्य पर आधारित है, और चौथा कह रहा है, और ये कह रहा है रम्मत जो है राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर में प्रचलित लोकनाट्य है। ठीक, तो ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी यहाँ पे कह रहा है 3 और 4। ठीक, 3 और 4 इसका सही है। पहले 4 देख लेते हैं, उसके बाद हम 3 देखेंगे। रम्मत जो है राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर में प्रचलित लोकनाट्य है। ठीक है ना, और वहीं बात करें हम जात्रा की बात करें तो ये उड़ीसा और बंगाल में प्रचलित है। ठीक, इसके डिटेल में बात करें तो भड़ैती आपका बुंदेलखंड में रीजन में प्रचलित लोकनाट्य है, जिसमें पात्रों का श्रृंगार जो है नहीं होता है। ठीक, और आगे बात करें इसके पात्र हाजिर जवाब के गुण से युक्त होते हैं, और अंकिया असम के ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाने वाला लोकनाट्य, और इसे जो है बाहुना भी कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे बात की जा रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है क्या क्या उपबंध थे। ठीक, एक पहला कह रहा है प्रांतीय सुशासन का उपबंध था, दूसरा कह रहा है एक संघीय न्यायालय, इसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध है, और तीसरा कह रहा है केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसने जो प्रांतीय सुशासन का उपबंध था। ठीक, प्रांतीय सुशासन का उपबंध था। इसके बाद जो है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1935 के अकॉर्डिंग, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमेलित कीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 के बारे में। ठीक, तो पहले बात की गई है आपका, एक सेकंड, यहाँ पे बात की गई सुरेंद्रनाथ बनर्जी मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे कि नहीं। ठीक है ना, जस्टिस रानाडे, ठीक है ना, ये पूना सार्वजनिक सभा, और M.B. राघवाचारी ये आपके इंडियन एसोसिएशन, और ऑप्शन डी आपका है फिरोज शाह मेहता, ये जो है आपके बम्बई एसोसिएशन से संबंधित। ठीक, तो इसका आंसर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर है, एक सेकंड, ऑप्शन सी इसका आंसर है, दैट इज ए का जो है आपका तीसरा होगा। ठीक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संबंध जो है ये आपका इंडियन एसोसिएशन से था। ठीक है ना, और बी का संबंध होगा 2 से, जस्टिस राणा डे का संबंध जो है ये पूना सार्वजनिक सभा से था, और सी का पहला, ठीक है ना, ये आपका M. वीर राघवाचारी का संबंध जो है मद्रास महाजन सभा से था, और डी का चौथा फिरोज शाह मेहता का संबंध जो है सभी को पता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित था। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है इसका कथन ये है शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है ना, किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में जो है आप शासनकाल में दारा सिखों को बल्क बदख्शां, ठीक है ना, और कंधार के अभियान पर भेजा गया था, और कारण आर है, और कारण आर कह रहा है शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर जो होगा और वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज ए सही है और आर जो है गलत है। ठीक, ए सही जो है वो देख लेते हैं। यहाँ बात की जा रही है शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो है सिकोह दारा सिकोह को बल्क बदख्शां और जो कंधार के अभियान पर भेजा गया था। ठीक, शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो है ये इसी अभियान पर भेजा गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये कह रहा है मोडी लिपि, एक सेकंड, मोडी लिपि किसका प्रयोग जो किसके अभिलेखों में देखने को मिलता है। ठीक, मोडी लिपि का प्रयोग जो है ये आपका ऑप्शन डी मराठों के अभिलेख में देखने को मिलता है। मोडी लिपि का प्रयोग मराठी भाषा को मराठी भाषा की लिपि में लिखने में किया जाता है, और इस लिपि का प्रयोग जो है आधिकारिक रूप से वर्ष 1950 में बंद कर दिया गया था, तथा तभी से मराठी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि पहले जो मराठी भाषा थी, मराठी भाषा को मोडी लिपि में लिखा जाता था, बट अब वर्तमान में मराठी भाषा को जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक, 1950 में बंद कर दिया था। ठीक, याद कर लेना, मोडी मोडी सिंपल है, मोदी याद कर लो, ठीक है ना, मोदी लिपि मराठी भाषा में लिखी जाती है। आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 41वां यहाँ कह रहा है कि किस मुस्लिम शासक के शिक्षकों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी गई है। ठीक, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ठीक, ये तो क्वेश्चन इजी है, सभी को बताया। क्वेश्चन नंबर 41 का तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध जब हुआ था, उस समय जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था, और प्रथम जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक,
द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान स्वयं हार गए थे, मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। और इसके बाद से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना मजबूत हो गई थी। अब मुस्लिम शक्ति मजबूत हो गई थी और इसके बाद जो है मुद्रा के रूप में मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। और इस सिक्के में एक तरफ देवी की आकृति और दूसरी तरफ जो अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 और ये कह रहा है कि महाविभाषा क्या महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है किस बौद्ध परिषद की आकृति है। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ परिषद की आकृति है क्या, महाविभाषा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अशोक से पूर्व जो है निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। ठीक, शांतिवादी नीति को देखो सभी को पता है अशोक ने बहुत ज़्यादा मारकाट की, ठीक है ना। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, और इस ईस्वी नहीं ईस्वी पूर्व है, याद कर लेना ईस्वी पूर्व है। ठीक, उसके बाद 261 ईस्वी के बाद अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसके साथ जो है अशोक ने शांतिवादी की नीति अपनाई थी और यह प्रण किया था अब वह कोई भी युद्ध नहीं करेगा। ठीक, लेकिन अशोक से पहले भी किस राजा ने जो है शांतिवाद की नीति अपनाई थी, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा अखनातून। अखनातून एक राजा था जो ईसा पूर्व 14वीं सदी में मिस्र का एक शासक था अखनातून। इसने जो है शांतिवादी की नीति अपनाया था। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां कह रहा है यह मुद्दा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और इसका ऑप्शन डी जो है ये आंसर है। यहाँ देख सकते हैं नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य, ये एक विवाद रहा था उसमें ये बात कही गई है। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है और ये कह रहा है आपका कि भारत में रहने वाली ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ब्रिटिश का नागरिक अगर भारत में रह रहा है तो वह क्या दावा नहीं कर सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार उसे नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब सिंपल है, ऐसा विदेशी जो भारत में रह रहा है वह जो है व्यापार नहीं कर सकता, व्यवसाय नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता जब तक उसे भारत की नागरिकता ना मिल जाए। ठीक, जो काम कर सकता है वो है विधि के समक्ष समता के अधिकार का वो प्राप्त कर सकता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का वो हकदारी होता है और धर्म की स्वतंत्रता का भी हकदारी है। ठीक है, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है भले वह नागरिक ना हो, वह उसका जो स्वयं का धर्म है वह उस धर्म को वह स्वीकार कर सकता है और उसे वह फॉलो कर सकता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए कह रहा है आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यह एक या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो और एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो है ये कह रहा है 46 के रूप में यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है। ठीक, उसके कम से कम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य नहीं है। बाकी जो है अगर वह हाई कोर्ट में वकील है तो 10 साल प्रैक्टिस करी हो, अगर वह हाई कोर्ट में जज है तो कम से कम 5 साल तक उसने जज का कार्य किया हो। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए और इसके साथ जो चौथी शर्त है एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता यानी कि विधि का ज्ञाता होना चाहिए। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक, तो कोलकाता में जो स्थापना की गई थी उच्चतम न्यायालय की, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा।
1973 के विनियामक अधिनियम के द्वारा जो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उस समय जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसका कार्यक्षेत्र केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में ही तक था, ठीक है ना। पूरे भारत में उसका अधिकार क्षेत्र नहीं था, ठीक। आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, ठीक है ना। वैसे अगर आपको नहीं आता है तो चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई नहीं। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था आपका एलिजा एम्पे, ठीक है ना। और तथा चेम्बर्स एवं लोमेस्टर और जो है हाइड इनके अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। उस समय की जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें जो है 3+1 थे, ठीक। टोटल 4 थे, ठीक। 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक जो आपका आपका जो है CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं उस समय का जो कोलकाता बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता, ठीक। यहाँ पर जो प्रथम थे उनका नाम था एलिजा एम्पे थे और बाकी जो 3 थे इनका नाम था चेम्बर्स, लोमेस्टर, लेमोस्टर और जो हाइट, ठीक है ना। 3 व्यक्ति थे अन्य न्यायाधीश। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो यहाँ बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, ठीक। अधिनियम 1996 के अंतर्गत जो समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति होती है, ठीक। ये कह रहा है ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका का हस्तांतरण रोकने की शक्ति। दूसरा कह रहा है ग्राम सभी के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ठीक। एंड इसी प्रकार से 3 कह रहा है, और 3 कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए जो ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाती है, ठीक। और दूसरा कह रहा है लोक लेखा समिति का जो सदस्य जो है राज्यसभा सदस्य तथा उद्योग एवं व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, सॉरी 49 है, इसका जो सही आंसर होगा, और ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। लोक लेखा समिति का जो आपका अध्यक्ष होता है, ये जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त की जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है आपका कौन सी 2 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। और ऑप्शन सी जो है ये आपका सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन भाषाओं को जो बाद में जोड़ा गया। देखो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, ठीक। एक सेकंड, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं, 14 और 8 यानी कि 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, ठीक। सबसे पहले एक भाषा जोड़ा गया, उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ेगी, ठीक है ना, और सबसे बाद में 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक। ध्यान से सुन लेना, पहली भाषा जब जोड़ी गई तो ये जो है आपकी एक सेकंड सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक। और जब 3 भाषाएं जोड़ी गई, इसकी ट्रिक है नमक, नमक से याद कर लो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक। इसी प्रकार से जब 4 भाषाएं जोड़ी गई तो इसकी जो ट्रिक है, एक सेकंड, इसकी जो ट्रिक है इसकी ट्रिक है BDMS, ठीक। क्या नाम है? BDMS, बी DBMS के नाम से याद करो, DBMS, ठीक है ना। वैसे क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जब 4 भाषाएं जोड़ी गई थी इनको जो है ये 4 भाषाएं डोंगरी, भोटली, ठीक है ना, और आपके मैथिली और संताली, ठीक। इससे पहले नमक ट्रिक है और सबसे पहले जो सिंधी ट्रिक है, ठीक है ना। सिंधी भाषा जोड़ी, पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषा जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर 4 भाषा जोड़ी गई, ठीक है, डोंगरी, भोटली, मैथिली, संताली, ठीक। आगे बात करें भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही जो पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन सी कह रहा है, और ये कह रहा है वोटर वेरीफाइबल पेपर और ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है संसद जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, और क्योंकि जो है उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने दी थी, ठीक। और ऑप्शन या कथन जो है दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक संबंध जो है मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय अधिकार न्यायालयिक प्रशासनिक व्यय भारत की संचित नीति पर भारित होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन 2 जो है सही है, ठीक। इसको देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधिकारी, ठीक है ना, व सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक। आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर आपका 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, और ये कह रहा है लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इसमें जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो देखते हैं। लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे जो पुनः स्थापित किया गया था, ठीक। और इस समय जो है लोकपाल विधेयक की बात की गई है। इस समय श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, और इनके द्वारा जो पुनर्स्थापित किया गया था, और इसे जो स्थायी समिति को भेज दिया गया था। और चौथा कह रहा है सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा इसे जो है कमज़ोर कहा गया था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 3 और 4 सही आंसर है, ठीक है ना। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, ठीक। भारत के सभी एटीएम को आपस में जोड़ने वाला कौन है, ठीक। भारतीय बैंक एसोसिएशन है, या फिर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 यानी कि 54 का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, और ये आपका है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको जो NPCI जो है यही जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, और इसी के द्वारा जो है जो UPI पेमेंट होता है ये भी किया जाता है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, और ये कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत की राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है यह लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक। सेंट्रल और स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO के द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया जाता है, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, तो यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये है आपका IMF, क्या IMF, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है ना, उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का किस मामले में दूसरा स्थान है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा, और ये आपका है ऑप्शन बी, दैट इज धान का उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का धान के मामले में, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में रूलिंग के आधार पर कुछ निश्चित गणमान्य व्यक्तियों के चित्र ही जो है सरकारी विज्ञापनों में प्रकाशित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्व का चित्र प्रकाशित करना आदेशित नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज भारत के उपराष्ट्रपति को चित्र जो है
प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक, यहाँ पर लक्षण बात की जा रही है, यहाँ पर मान। ठीक, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 59 है। ठीक, और 59 का जो सही आंसर होगा और वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5%, ये आंसर गलत है। ठीक, बाकी का या कह सकते हैं ये मिलान गलत है। बाकी का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829 है, यानी कि भारत की जनसंख्या का घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है। और तो उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.23% हुई थी। और महिला साक्षरता दर ये आपकी 57.18% है। ठीक, तो जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19,98,12,341, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एक किसी वस्तु की मांग की मात्रा को जो है आपका प्रभावित नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, वस्तु के उत्पादन में आगतों की कीमतें ये जो प्रभावित नहीं करता है। बाकी जो प्रभावित करता है वो है वस्तु की अपनी कीमत। ठीक, दूसरा है किसी पूरक वस्तु की कीमत, और सी है किसी विस्थापन या किसी स्थापन वस्तु की कीमत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, ये कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, पहला महालनोबिस मॉडल, दूसरा योजना छुट्टी, और तीसरा जो है आपका आवर्ती योजना। ठीक, इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये सही आंसर होगा। ठीक है ना, अगर हम बात करें महालनोबिस मॉडल की तो इसका जो स्थापना या कह सकते हैं ये आया था वर्ष 1956 से 61 में। ठीक, फिर योजना छुट्टी आया। ठीक है ना, ये आया 1966 से 69 में। ठीक, और उसके बाद सबसे अंत में जो है रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 के दौरान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से एक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित नीति का घटक नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये भारत सरकार की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो है भारत की एक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का घटक नहीं है। ठीक, विदेशी मुद्रा नहीं है, बाकी जो है वो है आपका भारत सरकार की विशेष आहरण अधिकार संपत्ति, भारत रिजर्व बैंक का स्वर्ण स्टॉक, और नेक्स्ट है और वो है भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। ठीक, जैसे बात करें कंपनी कर, सीमा कर, संपत्ति कर और आपका उत्पादन कर या उत्पादन शुल्क। इसमें जो है कह रहा है कि इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अप्रत्यक्ष कर की बात करें दूसरा और चौथा सीमा शुल्क और आपका जो उत्पादन शुल्क ये आपके अप्रत्यक्ष कर होते हैं। बाकी बात करें कंपनी कर और संपत्ति कर ये आपके जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको जो है करेंसी नोट निर्गमन करने का जो अधिकार होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर होगा यानी कि जो करेंसी नोट जो होते हैं नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा नोट इशू किए जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम बात करें सिक्कों की कॉइन की बात करें तो ये जो आपके भारत सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक, जारी किए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है फिलिप्स वक्र, क्या फिलिप्स वक्र किन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 65 है ये कह रहा है फिलिप्स वक्र किन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स कर्व जो है
ये संबंध बताता है, और ये संबंध बताता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। ठीक, किसके मध्य संबंध बताता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य फिलिप्स कर्व संबंध बताता है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो है ये 66 कह रहा है, लोक खाता के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। ठीक, पहला कह रहा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 266(2) में किया गया, और दूसरा कह रहा है सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली वह धनराशि जो संचित निधि में जमा नहीं की जाती है, लोक खाते में जमा की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों इसके सही कथन है। ठीक, दोनों कथन क्या है? इसका उल्लेख, किसका? लोक खाते का उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है। ठीक, और वहीं बात करें आगे, और भारत सरकार के द्वारा जो है प्राप्त की जाने वाली वह धनराशि जो संचित निधि में जमा नहीं की जाती है, लोक खाते में जमा की जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं। बात की जा रही है भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 में जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें जो संवैधानिक निकाय नहीं होने की बात की जा रही, तो इसका संबंध है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, इसकी स्थापना बाद में की गई थी 1993 के करीब। ठीक, बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, और राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक की, और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की, ये तीनों के तीनों जो है संवैधानिक निकाय। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है उप मुख्य संकट, इसको बोलते हैं सब प्राइम और क्राइसिस शब्द निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक मंदी से संबंधित होता है उप मुख्य संकट, इसको बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आगे बात की जा रही है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था। ठीक, सर्वप्रथम जो है जो कब्जा किया था अंग्रेजों ने, और वो किया था, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, दिल्ली में कब्जा किया था। देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह में जो है सबसे पहले विद्रोह जो है दिल्ली की ओर जो है रवाना हुआ था। ठीक, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, और इसके साथ जो उनके साथ कुछ सैनिक थे, और इन्होंने जो दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों द्वारा जो है इसी शहर पर कब्जा किया गया था। ठीक, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो दिल्ली पर ही कब्जा किया था। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो विभिन्न स्थानों पर एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी में जो सही आंसर है वो है दिस वन, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। ठीक, यहाँ पे देखते हैं ए का जो है चौथा है। ठीक, सैयद हैदर रजा का संबंध दिल्ली से था, और डी का पहला। ठीक, हैदर आंध्र प्रदेश से था, हरि सर्वोत्तम राव का। ठीक, बात करें चिदम्बरम पिल्लई का संबंध मद्रास से था, और लाला लाजपत राय का संबंध जो है आपका पंजाब से था। ठीक, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा है। ठीक, भारत के एकीकरण में कौन से कारकों का योगदान रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें, और वो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, 1, 3 और 4, 1, 3 और आपके 4, 1, 3 और 4 सेना नहीं है, रेलवे, तार और जो डाक व्यवस्था जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में ये कारक रहे। ठीक, रेलवे, तार और डाक व्यवस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, और ये कह रहा है सूर्यास्त नियम का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से संबंध था। ठीक है ना, तो ए कह रहा है स्तंभरारी, बी कह रहा है महलवाड़ी, और सी कह रहा है आपका रैयतवाड़ी, चौथा कह रहा है स्तंभरारी एवं महलवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, केवल एक, केवल एक। ठीक है ना, और केवल एक क्या है, दैट इज स्तंभरारी का संबंध जो है सूर्यास्त नियम से था। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
73 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है ये कह रहा है ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है विद्वान भारतीयों को बढ़ावा दिया गया और जो देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 74। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है जैन उल आबिदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जो जामा मस्जिद का प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। ठीक, इसमें कौन कौन शामिल है? बुर्ज है, बौद्ध पगोडाओं से समानता और जो आपका भारतीय शैली शामिल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी जो है दैट इज 1, 2 और 3 सारे शामिल है। ठीक, फारसी शैली, बुर्ज और बौद्ध पगोडाओं से समानता जो है जैनुल आबिदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही सुमेलित है। ठीक, काकतीय का संबंध देवगिरी से था, होयसल का संबंध द्वार समुद्र, यादव का संबंध वारंगल और पांड्य का संबंध जो है मदुरई से था। ठीक, इनमें से कोई एक सही है और जो सही है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा 75 का और वो है ऑप्शन बी। ठीक है ना, होयसल का संबंध जो है आपका द्वार समुद्र से था। ठीक, बाकी की बात करें, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। ठीक है ना, और आगे बात करें यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी और पांड्य वंश की जो प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी, जिसे बाद में मदुरई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसने जो है कान्य कुब्ज में सत्ता हड़प ली थी। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए, आदित्य सेना और अरोड़ाश्व और शशांक और ललितादित्य। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी और दैट इज अरोड़ाश्वर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टम के दरबार में राजदूत भेजे थे। ठीक, तो ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी आपका राष्ट्रकूट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 के जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पांड्य। ठीक है ना, निम्नलिखित में से जो पांड्य राजवंश ने जो रोमन सम्राट ऑगस्टम के दरबार में राजदूत भेजे थे, किसने भेजे थे? पांड्य ने। ठीक, और ये जो रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। ठीक, आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी जो देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर ऑप्शन बी, ये धार्मिक न्याय की देखभाल जो अग्रहारिक नामक अधिकारी किया करता था। ठीक, आगे बात करें और आगे बात की जा रही है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है नागार्जुनम कोंड के स्तूप व्यक्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित थे और दूसरा कह रहा है अमरावती में स्तूपों के साथ साथ जो हिंदू मंदिर भी बने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो सत्य है। ठीक, इसका देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ बात की जा रही है नागा अर्जुन कोंडम के स्तूपों में व्यक्ति प्रतिमाएं जो नहीं थी। ठीक है ना, नहीं मिलती हैं। इसमें जो बौद्ध स्मारकों के साथ साथ जो है पुराने ईंटें से बने हुए हिंदू मंदिर मिलते हैं। और आगे उल्लेखनीय है कि यह 7 वाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में उत्कीर्ण के शिखर पर थे। अमरावती के स्तूपों में व्यक्ति प्रतिमाएं मिलती हैं और इनमें से बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य चित्रित। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। यहाँ बात की जा रही है प्रांत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत जो है हुई थी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी को पता है 1919 जो चेम्सफोर्ड अधिनियम में था, भारत सरकार देने 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, इसी के दौरान जो है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और बात करें 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम, इस
अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन आया और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है ब्रिटिश शासन ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, 1, 2 और 4। ठीक है ना, 1, 2 और 4 जो है भारतीय संविधान में ली गई हैं। क्या क्या ली गई देख लेते हैं। पहला जो है यह कानून का शासन लिया गया, दूसरा विधि निर्माण प्रक्रिया, तीसरा जो है संसदीय व्यवस्था। लेकिन न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था वहाँ से नहीं ली गई है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ कह रहा है स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे प्लान से लिया गया। कहाँ से? बॉम्बे प्लान से। ठीक, देखो इस वीडियो में हम जो है यहीं तक 82 तक ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, वीडियो को फिनिश करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सके। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, PDF आप ले लेना टेलीग्राम से, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ज्वाइन करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके साथ जो है इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उससे भी आप ज़रूर देख लेना।